हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। तो गाइस, आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप लोगों का ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, ग्राइंडर हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हो, वहां पर एक दो क्वेश्चन आप लोगों के इंक्लूड करने वाला है। और इस चैप्टर को हम लोग इस प्रकार शुरुआत करेंगे कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। एंड जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, उससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोग इन क्लासेस को कंप्लीट देखते हो तो डेफिनेटली ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बचने वाला कि जो एग्जाम में आए और आप उसका आंसर ना दे पाओ। बिकॉज यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। बशर्ते जो क्लासेस आप लोग ले रहे हो उसमें पूरा आप लोगों का फोकस होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, एक एक चीजों को समझते हुए आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ही बेसिक होने वाली है। और यहां पर गाइस हम लोग समझने वाले हैं ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर को, यानी कि बनावट को। गाइस, जिस ग्राइंडिंग व्हील के बारे में हम लोग आगे सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, चाहे वह ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग से रिलेटेड हो या फिर ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट से रिलेटेड हो कि लोडिंग क्या होता है, ग्लेजिंग क्या होता है, चाहे ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग या माउंटिंग से रिलेटेड हो। लेकिन उससे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उस ग्राइंडिंग व्हील के बारे में तो समझ लें कि ग्राइंडिंग व्हील किस प्रकार बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। बिकॉज रीजन क्या है, आगे जब हम लोग चीजों को समझेंगे वहां पर आप लोग रिलेट कर पाओगे कि कौन सी चीज की क्या इंपॉर्टेंस है इस ग्राइंडिंग व्हील में। तो यहां पर गाइस आप लोग एक फिगर देख पा रहे होगे, ये जो फिगर है वह ग्राइंडिंग व्हील का फिगर देख पा रहे होगे। यदि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को देखें तो ग्राइंडिंग व्हील में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनसे मिलकर पूरा का पूरा ग्राइंडिंग व्हील हम लोगों का बना होता है। उसमें होता है सबसे पहले, यदि आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को ग्राइंडिंग व्हील मिल जाता है और उसमें जो सबसे पहला है आप लोगों का एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, अब एब्रेसिव के टाइप्स वगैरह आगे हम लोग देख रहे होंगे। एब्रेसिव जैसे कि जो दो मोस्ट पॉपुलर जो हमारे कृत्रिम एब्रेसिव है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। बाकी कुछ हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं, नेचुरल एब्रेसिव होते हैं, जैसे कि एमरी, कोरंडम, जो कि एल्यूमिनियम का ही हमारा एक रूप है जिसको हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ चीजें उसमें सुधार के, अशुद्धियों को दूर करके। तो हमारे कुछ प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं, एमरी है, कोरंडम है, डायमंड है। कुछ हमारे जो है कुछ नेचुरल एब्रेसिव हैं, देन कुछ हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। आर्टिफिशियल में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो हम लोग यहां पे वो चीजें आगे समझेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एब्रेसिव क्या है। एब्रेसिव हमारे छोटे छोटे कण हैं जो कटिंग टूल का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्राइंडिंग व्हील में जब हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं वहां पर वो कौन सी प्रोसेस है गाइस, वो हमारी कटिंग प्रोसेस है। बिकॉज वहां पर काफी सारे छोटे छोटे कटिंग टूल लगे हुए हैं जिनकी कटिंग एज है, जो हमारे वर्कपीस की कटिंग करती है, ना कि उसको घिसती है, रगड़ती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, एब्रेसिव। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा बॉन्ड, यानी कि ये दोनों चीजों को मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। बॉन्ड हमारा क्या करता है, बॉन्ड हमारा एब्रेसिव कणों को आपस में जोड़ता है और बाउंडिंग बना लेता है, जिसकी मदद से हम ग्राइंडिंग व्हील को आकार प्रदान करते हैं, शेप प्रदान करते हैं। लेकिन यहां पर एक थर्ड चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसकी ओर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है, वो होता है हमारा पोर। अब यहां पे समझिएगा पोर क्या है। सर यहां पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग यदि इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पर हम लोगों को एब्रेसिव कण नजर आ रहे हैं जो कि कटिंग का काम करेंगे, और दूसरा चीज हमको बॉन्ड नजर आ रहा है जो हमारे एब्रेसिव कण को आपस में ज्वाइंट किए हुए हैं। तो बॉन्ड का काम क्या है, मेंटेन अ बॉन्डिंग इफेक्ट बिटवीन एब्रेसिव ग्रेन्स, यानी कि एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में हमारा बॉन्डिंग बनाई हुई है, यानी कि जिससे कि वो जुड़े रहे आपस में बॉन्ड की मदद से। लेकिन यदि हम लोग पोर की बात करें तो पोर क्या है, यहां पर आप लोग समझ पाइएगा, पोरोसिटी विच
रिलेसिस, यानी कि क्लियरली यहां पे पोर मतलब कि यहां पे यदि आप लोग देखोगे बॉन्ड और एब्रेसिव के बीच में कुछ कुछ पोर यानी कि खाली स्थान बच जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज रीजन क्या है, यहां पे क्लियर आप लोगों को होना चाहिए, रिलीजेस द हीट फ्रॉम ग्राइंडिंग एंड मेक्स द रिजेक्शन ऑफ द चिप इजीली, यानी कि यहां पे क्लियर होना चाहिए जो पोर होता है हमारा वो क्या करता है, जो हीट जनरेट हो रही है जब हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे तो डेफिनेटली कटिंग प्रोसेस होगी, वहां पे वर्कपीस और कटिंग टूल आपस में क्या कटिंग प्रेशर के कारण गर्म होंगे, जब गर्म होंगे वहां पर हीट जनरेट होगी, तो उस हीट जनरेट को क्या करता है, रिलीज करता है। हीट को रिलीज करने के लिए जो पोर होते हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये पोर हमारा एक मुख्य इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और यहां से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है। इस पोर की वजह से क्या होता है भाई, यहां पर जो हमारा ग्लेजिंग डिफेक्ट होता है वो भी हमारा बच जाता है। बिकॉज रीजन क्या है, जैसे ही हमारा एब्रेसिव कण खराब होता है वो जो है बाहर आ जाता है, बॉन्ड उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, जिससे कि नया एब्रेसिव कण नए कटिंग टूल के रूप में बाहर आ सके। तो यहां पे ये तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, एक बहुत ही बेसिक चीज देखी कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर यहां पे आप लोगों ने देखा कि मेनली यहां पे दो चीजें मुख्य इंपॉर्टेंट है, एब्रेसिव एंड बॉन्ड, एंड यहां पे पोर। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे मिलकर हमारा जो है ग्राइंडिंग व्हील एक कंप्लीटली बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जहां पर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि गाइस हम लोग देखें किसके बारे में, एब्रेसिव के बारे में, तो यहां पे आप लोगों को मैंने क्या बताया कि विभिन्न कार्य परिस्थितियों के लिए उपयुक्त ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण हम लोगों को पहचानने होते हैं कि हम लोग किस मटेरियल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके अनुरूप ऐसे एब्रेसिव वाले व्हील का चयन करें जिससे कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो एक्चुअल में परफेक्ट हो सके। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि जो एब्रेसिव जो कर्तन करते हैं और बॉन्ड जो अपघर्षक कणों को आपस में बांधते हैं, ये दो चीजें मुख्य इंपॉर्टेंट हैं। यहां से मिलकर हमारा ग्राइंडिंग व्हील बना हुआ है कि एब्रेसिव कण और बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड ने एब्रेसिव कण को बांधा, देन वहां से हम लोगों ने एक शेप बनाया और उसके बीच में पोर यानी कि खाली स्थान भी होता है, जो कि तीसरा मुख्य इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा क्या करता है, जो हीट जनरेट हो रही है उसको रिलीज कर रहा है। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा जो है ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर होता है। बट यहां पे हम लोगों को क्या एब्रेसिव को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एब्रेसिव जो है वह कितने टाइप के हैं। अब यहां पे अब एब्रेसिव के टाइप क्यों आ गए भैया, क्या हमारे पास में जब नेचुरल एब्रेसिव थे तो कृत्रिम एब्रेसिव की जरूरत क्या पड़ी, जब हमारे पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड था तो सिलिकॉन कार्बाइड की जरूरत क्या पड़ी। बिकॉज रीजन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए उसके अनुरूप एब्रेसिव कण वाले व्हील की जरूरत होती है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो एब्रेसिव कण है उनका चयन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है वर्कपीस के मटेरियल के ऊपर कि हम किस वर्कपीस की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसके अनुरूप हम लोगों को उसके उचित एब्रेसिव कण वाले व्हील का चयन करना होता है। तो उसके अनुरूप हम लोग यहां पे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव पढ़ लेते हैं कि किस किस टाइप के एब्रेसिव होते हैं और किस एब्रेसिव का प्रयोग किस मटेरियल के लिए किया जाता है। तो यहां पर मुख्य रूप से यदि हम लोग देखें दो टाइप में हमने एब्रेसिव को डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल अपघर्षक, यानी कि इनको डायरेक्टली हम लोग खदान से निकालते हैं, जैसे कि एमरी है, कोरंडम है या डायमंड है। इनमें कोई भी हम लोग अशुद्धि दूर करने के लिए क्रिया नहीं करते हैं। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल एब्रेसिव यानी कि कृत्रिम एब्रेसिव। ये कृत्रिम एब्रेसिव क्या होता है, जैसे कि हमारा एमरी और कोरंडम हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अशुद्ध रूप है, अब हम लोग उसको शुद्ध करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि वहां से भी हम लोगों ने कुछ अशुद्धियों को दूर कर दिया। इसी प्रकार सिलिकॉन कार्बाइड, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनको और अच्छे तरीके से यूज के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारे कृत्रिम एब्रेसिव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से आप लोगों से पूछ लिया जाता है नेचुरल एब्रेसिव के बारे में। तो नेचुरल एब्रेसिव के टाइप्स की ओर यदि जाएं तो मुख्य रूप से तीन टाइप के आप लोगों को मिल जाएंगे, एमरी,
कोरंडम एंड डायमंड, ये तीनों एब्रेसिव हमारे नेचुरल एब्रेसिव यानी कि प्राकृतिक एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। यदि हम लोग कृत्रिम एब्रेसिव की बात करें यानी कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव की बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि गाइस हम लोग नेचुरल एब्रेसिव की बात करें तो यहां पे वही चीज इन्होंने क्लियर की है, कोरंडम दिस आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि वही चीजें इन्होंने क्लियर करी है कि जो हमारा एमरी एंड कोरंडम होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अशुद्ध रूप होते हैं। इनको शुद्ध करके देन हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे कृत्रिम अपघर्षक के अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। अपघर्षित किए जाने वाले पदार्थ के अनुसार हम लोगों को इनका चयन करना होता है, यानी कि हम लोग किस मटेरियल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं उसके अनुरूप हम लोग जो है इनका चयन करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया कैसे किसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर मुख्य रूप से यदि हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखें तो इसको भी हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन दूसरा है हमारा ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, यानी कि जनरली जो हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं वो कौन से का यूज करते हैं सर, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। और यहां पे जनरल मटेरियल यानी कि जो हमारे टफ मटेरियल है उनके लिए हम लोग ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, या फिर यहां पर स्पेशली बोल दिया जाता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए किस एब्रेसिव वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आप लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड आंसर दे सकते हो, बिकॉज वहां पर ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाते हैं। अब यदि स्पेशली व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें ग्राइंडिंग फेरस एंड फेरस अलॉय के लिए, यहां पे क्या है आप लोगों का फेरस एंड फेरस अलॉय। नॉन फेरस अलॉय के लिए बात करेगा तो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड की ओर चले जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली यदि हम लोग फेरस या फेरस अलॉय की बात करता है या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की बात करता है, वहां पर आप लोगों का राइट आंसर क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें सिलिकॉन कार्बाइड, यहां पे ये ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड बोल सकता है या नॉर्मली सिलिकॉन कार्बाइड बोल सकता है। इसका यूज कहां पर किया जाता है, वेरी हार्ड मटेरियल विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड हो गया हमारा, या जितने भी नॉन फेरस मटेरियल हो गए उनके लिए हम लोग जनरली यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल या फिर नॉन फेरस मटेरियल की बात करता है तो वहां पर आप लोगों का जो राइट आंसर होना चाहिए वह सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लोगों का रखता है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर के बारे में समझा कि ग्राइंडिंग व्हील किस प्रकार बना होता है। वहां पर हम लोगों ने एब्रेसिव का खंडन किया कि एब्रेसिव के टाइप क्या होते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देन अभी हम लोग समझते हैं ग्रेन साइज के बारे में। अब ये भैया ये नया कहां से आ गया, ग्रेन साइज, ग्रिट साइज। अब मैंने क्या बताया कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो मुख्य रूप से दो तरीके से बना हुआ है, जिसमें दो चीजें क्या है, एक एब्रेसिव, दूसरा हमारा बॉन्ड। अब जो एब्रेसिव है मैंने क्या बताया, वह पर्टिकुलरली एक यूनिफॉर्म साइज के कटिंग टूल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं। अब ग्रेन साइज और ग्रिट साइज क्या होता है सर, उस एब्रेसिव के साइज के अकॉर्डिंग कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड किया है ग्रेन साइज या फिर ग्रिट साइज। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से ग्रेन साइज या ग्रिट साइज डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है एब्रेसिव कण के साइज को कि एक्चुअल में उसका साइज क्या है। अब इसको डिसाइड कैसे किया जाता है, इसको डिसाइड करने के लिए अलग अलग छलनी होती हैं जिससे छान कर हम लोग एब्रेसिव कण को निकालते हैं। तो यहां पे अभी हम लोग इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी ये बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है कि हमारा कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन क्या होता है, वो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में समझेंगे, जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सको। ये बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है जहां पर मैं आप लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेड क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड के टाइप क्या है, बट यहां पर हम लोग उसके अंदर उसके डिवाइडेशन यानी कि उसकी शाखाओं में अंदर नहीं जाने वाले हैं। वो बेहतर एक्सप्लेन कहां पर होगा, ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का होने वाला है। तो यहां पर मेनली हम लोगों ने क्या समझा, यदि हम लोग ग्रेन साइज की बात करें या ग्रिट साइज की बात करें, ये हमारे एब्रेसिव कण के साइज होते हैं कि वो कितना छोटा या बड़ा है।
जितने छोटे साइज के हमारे एब्रेसिव कण होंगे वो फाइन की तरफ या वेरी फाइन की तरफ जा रहे होंगे, जितने बड़े एब्रेसिव कण होंगे वो हमारे कोर्स ग्रेड की तरफ जा रहे होंगे। तो ये होता है हमारा ग्रेन साइज। ग्रेन साइज को अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है, लाइक कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ये 4 कैटेगरी होती है हमारी, जिनमें हम लोगों ने जनरली डिवाइड किया है। अभी थोड़ा सा आगे देखें, अब ग्रेड क्या होता है सर? ये ग्रेड कहां से आ गया? अब ग्रेड क्या होता है? हम लोगों ने तो ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर में बॉन्ड पढ़ा है, एब्रेसिव पढ़ा है, आप लोगों ने बता दिया सर ग्रेन साइज, ग्रीड साइज हमारे एब्रेसिव कण का साइज है, लेकिन ग्रेड क्या है? अब ग्रेड में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर ग्राइंडिंग व्हील मुख्य रूप से 2 ग्रेड के होते हैं, एक हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। मैंने क्या बताया कि यहां पर जो हमारा बॉन्ड होता है वह एब्रेसिव कणों को पकड़े हुए होता है, यानी कि वो बाउंडिंग का काम करता है। तो उस बॉन्ड ने एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है सर? वो हमारा कहलाता है ग्रेड। जब हम लोग बोलते हैं कि हार्ड ग्रेड का व्हील, इन द सेंस इसका मतलब क्या है कि वहां पर ऐसा बॉन्ड यूज किया गया है जो एब्रेसिव कणों को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ है। जहां पर हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट ग्रेड का व्हील, इसका मतलब क्या है कि वहां पर बॉन्ड ने एब्रेसिव कणों को कम मजबूती से पकड़ा हुआ है। इन द सेंस अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग जो ग्रेड की बात करते हैं कि सॉफ्ट ग्रेड का व्हील, हार्ड ग्रेड का व्हील, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि बॉन्ड ने एब्रेसिव कणों को, यानी कि उन कटिंग टूलों को, छोटे छोटे कटिंग टूल जो यूज कर रहे हैं, उसको कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सर एक ग्लेजिंग डिफेक्ट होता है, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है सर, हम लोगों से पूछ लिया जाता है ग्लेजिंग डिफेक्ट क्यों होता है? हमको ये तो पता होता है सर, ग्लेजिंग में हमने देखा है कि वहां पर हमारे एब्रेसिव कण काम करना बंद कर देते हैं, डल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ग्राइंडिंग व्हील से निकलते नहीं है। रीजन क्या होता है ग्लेजिंग डिफेक्ट का? बिकॉज जहां पर सॉफ्ट ग्रेड का व्हील यूज करना था वहां पर हार्ड ग्रेड का व्हील यूज कर लिया। अब आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली वहां पर ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ग्रेड होता क्या है कि वहां पर बॉन्ड ने एब्रेसिव कण को ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया है। जहां पर हम लोगों को हार्ड ग्रेड का व्हील यूज करना है, वहीं पर हार्ड ग्रेड का व्हील यूज करिएगा, बिकॉज वहां पर दिक्कत क्या हो जाएगी कि एब्रेसिव कण तो हमारे डल हो गए, लेकिन बॉन्ड उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हमारा बॉन्ड उनको छोड़ेगा नहीं तो नए एब्रेसिव कण कहां से आएंगे, यानी कि नए कटिंग टूल कहां से आएंगे? तो यह चीज क्लियर हो रही है। जनरली यदि हम लोग ग्रेड की बात करें तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए, हार्ड ग्रेड के व्हील का प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जाता है और सॉफ्ट ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग हार्ड मटेरियल के लिए किया जाता है। तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि यहां पर ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां पर बोला है कि बॉन्ड की मजबूती अर्थात पहिए की कठोरता को ग्रेड दर्शाता है। किसका दर्शा रहा है कि बॉन्ड की मजबूती क्या है, पहिए की कठोरता क्या है, और इसका ओवरऑल सारांश क्या निकल रहा है? सर इसका ओवरऑल सारांश यही निकल रहा है कि बॉन्ड ने हमारे एब्रेसिव कण को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला? किसी कठोर पहिए में बंधक मजबूत होता है जो ग्रेड के कणों की मजबूती से होता है, जो ग्रेड के कणों को मजबूती से बांधे रखता है तथा इस प्रकार उसे टूटने से बचाता है। नर्म पहिए में बंधक कमजोर होता है तथा ग्रेड आसानी से निकल जाते हैं। इस प्रकार के पहिए तेजी से खराब हो जाते हैं। तो यहां पर उसी चीज के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आई होप यहां पे ग्रेड आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो ग्राइंडिंग व्हील में हार्ड ग्रेड व्हील और सॉफ्ट ग्रेड व्हील की ओर इंडिकेट किया जाता है वह किस लॉजिक से किया जाता है और एक्चुअल में हार्ड ग्रेड व्हील एंड सॉफ्ट ग्रेड व्हील होते क्या है। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सर अब ये नया वर्ड आ गया स्ट्रक्चर, अभी हम लोग मार्किंग में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ कैसे आएगा, बिकॉज पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सर स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था कि ग्राइंडिंग व्हील जो बना होता है वो बॉन्ड और एब्रेसिव और पोर से मिलकर बना होता है, यानी कि पोर यानी कि छोटे छोटे खाली स्थान रह जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सर? यहां पे एक फिगर की ओर थोड़ा सा फोकस करिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी। यहां पे आप लोग क्या देख पा रहे हो सर? स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा है जनरली हमारे पास में एक ओपन स्पेसिंग यानी कि जिसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं और दूसरा होता है हमारा डेंस स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्ट्रक्चर मुख्य रूप से होते हैं। स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है उसके बाद हम लोग टाइप्स पर आएंगे।
क्या हमने देखा कि सर एब्रेसिव कड़ यानी कि जो कटिंग टूल का काम कर रहे हैं और बॉन्ड, ये दो चीजें मिली, हमारा ग्राइंडिंग व्हील बना। अब यहां पर एब्रेसिव कड़ की मात्रा कितनी है और बॉन्ड की मात्रा कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर इन द सेंस यहां पर एब्रेसिव कड़ कम है, बॉन्ड ज्यादा है। इन द सेंस एब्रेसिव कड़ों की स्पेसिंग क्या है, यानी कि एक एब्रेसिव कड़ से दूसरे एब्रेसिव कड़ तक की डिस्टेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर कटिंग टूल यानी कि एब्रेसिव कड़ों की स्पेसिंग ज्यादा होती है, ओपननेस ज्यादा होती है। डेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर एब्रेसिव कड़ों के बीच की स्पेसिंग कम होती है, वो हमारा क्या होता है सर, डेंस स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बॉन्ड और स्ट्रक्चर, बॉन्ड और एब्रेसिव, इन दोनों के मात्रा के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि जो एब्रेसिव कड़ है उनके बीच की स्पेसिंग क्या है। जैसे कि यहां पे फिगर में आप क्या देख पा रहे हो, एक एब्रेसिव कड़ ये है, दूसरा एब्रेसिव कड़ ये है, इसके बीच में स्पेसिंग हमारी क्या है भैया, ज्यादा है, राइट। तो इसको बोल दिया हमने ओपन स्पेसिंग या ओपन स्ट्रक्चर। यहां पर देखोगे डेंस स्ट्रक्चर में एक एब्रेसिव कड़ ये है, उसी के पास में दूसरा, उसी के पास में तीसरा, यानी कि इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो कम है, इसीलिए इसको हम लोगों ने बोल दिया डेंस स्पेसिंग या फिर डेंस स्ट्रक्चर। तो आई होप स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जब ये लोग बात करते हैं ओपन स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर की, इसका इफेक्ट पड़ता है ग्लेजिंग के ऊपर, लोडिंग के ऊपर। वहां पर जब मैं आप लोगों से एग्जैक्टली बोल रहा हूंगा कि ये क्यों फंस रहा है, कड़ क्यों बीच में फंस गया, लोडिंग डिफेक्ट क्यों आ गया, यहां पर ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील का प्रयोग करते तो हम इससे बच जाते, तो आप एग्जैक्ट उसको कैच कर पाओगे कि भैया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने तो स्ट्रक्चर लिख दिया कि यहां पर ओपन स्ट्रक्चर यूज कर लेते तो हमारा पर्टिकुलर मटेरियल का कण इन एब्रेसिव कणों के बीच में नहीं फंसता। अब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि भाई स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आप उस चीज को कैसे कैच कर पाओगे, इसीलिए ये बेसिक लेक्चर बेहद जरूरी हो जाते हैं। अब यहां पर इन्होंने स्ट्रक्चर को क्या बोला है, यह बॉन्ड की मात्रा को दर्शाता है जो अपघर्षक कणों के बीच रहता है तथा प्रत्येक कड़ी की समीपता को बताता है। एक खुली संरचना वाला पहिया यानी कि ओपन स्ट्रक्चर व्हील अधिक आसानी से काटता है, अर्थात किसी दिए गए समय में यह अधिक धातु हटाएगा। बिकॉज रीजन क्या है, ओपन स्ट्रक्चर ज्यादा मटेरियल को रिमूव क्यों करेगा, क्योंकि वहां पर जो हमारे एब्रेसिव कणों की स्पेसिंग है वह ज्यादा स्पेसिंग है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल के बारे में पढ़ा होगा, स्मूथ, डेड स्मूथ फाइल के इस ग्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, वहां पर जो रफ फाइल होती है ना, वो बहुत ज्यादा मटेरियल को निकालती है, रैपिड लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि बहुत ज्यादा मटेरियल को हम लोगों को रिमूव करना हो, वहां पर हम रफ फाइल का प्रयोग कर लेते। क्यों कर लेते हैं भैया, क्या रीजन है, क्योंकि वहां पर भी कटिंग एज जो है वो उनकी स्पेसिंग ज्यादा है। जब कटिंग एज की स्पेसिंग ज्यादा होगी तो भैया जो मटेरियल रिमूव करेंगे ना वो किसी भी मेटल से, वो हमारे चिप्स ज्यादा बड़ी निकलेगी, चिप्स ज्यादा बड़ी निकलेगी तो मटेरियल ज्यादा निकलेगा। तो वही सेम फंडा यहां है भाई, ग्राइंडिंग व्हील कुछ अलग नहीं है, ये भी हमारा एक तरीके से कटिंग टूल का काम कर रहा है। यहां पर भी हम लोग मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं, चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, बस उनको समझने की आवश्यकता है। सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जो ओपन स्ट्रक्चर व्हील होते हैं वो हमारे लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि वह बहुत आसानी से काटेगा और बहुत जल्दी पदार्थ से मटेरियल को रिमूव करेगा। जैसे कि रफ व्हील जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि जब हम लोग टूल को ग्राइंड करने जाते हैं, टूल बहुत ज्यादा ब्लंट हो चुका है, यानी कि काफी दूर तक जल चुका है, अब हमको पता है सर इतना मटेरियल निकालना है टूल से बहुत ज्यादा, तो यदि हम लोग फाइन ग्राइंडिंग व्हील पर लगे रहेंगे तो सर हमारा समय बर्बाद होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील पर जाएंगे जिसको रफ व्हील भी हम लोग जनरली बोलते हैं वर्कशॉप में। वहां पर जाकर सबसे पहले जो मटेरियल है उसको ज्यादातर हम लोग रिमूव करेंगे। जब हम लोगों को फाइनल फिनिश करना होगा कि अभी हम लोगों को कटिंग टूल को ओनली कटिंग एज देना है, एक पर्टिकुलर एंगल देना है, उसके लिए हम लोग कहां आएंगे भैया, उसके लिए आएंगे डेंस स्ट्रक्चर की ओर, फाइन व्हील की ओर। देन वहां पर हम लोग उन चीजों को प्रॉपर
जो है डिजाइन करेंगे। तो वो चीज आप लोग समझ पा रहे हो, इसीलिए हम लोगों को ओपन स्ट्रक्चर व्हील की भी जरूरत पड़ती है और डेंस स्ट्रक्चर व्हील की भी जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता क्या है ग्राइंडिंग व्हील में। अब बात आ जाती है सर बॉन्ड की, बॉन्ड की बात आ जाती है कि सर बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है कि बॉन्ड हमारा एक अहम हिस्सा है ग्राइंडिंग व्हील का। उसके बिना ग्राइंडिंग व्हील नहीं है और ग्राइंडिंग व्हील के बिना वो नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, बॉन्ड ही एक ऐसा चीज है जो एब्रेसिव कणों को बांधे रखता है और उसी की वजह से हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को एक शेप, एक आकार दे पाते हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है भैया, यदि थ्योरेटिकल भाषा में बोले कि बंधक वह तत्व है जिसे अपघर्षक पदार्थ में मिलाने से वह उन्हें जकड़ लेता है, समझ रहे हो, पकड़ लेता है। वह उन्हीं पहिए के रूप में संरचना प्रदान करते हुए कार्य करने के लिए यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। बंधक की कठोरता की डिग्री पहिए का ग्रेड कहलाती है। जो अभी हम लोगों ने ग्रेड पढ़ा था उसके बारे में भी इन्होंने यहां पे जिक्र किया है कि बंधक की कठोरता क्या है, इन द सेंस बॉन्ड ने जो एब्रेसिव कण है उनको कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रेड कहलाता है। पहिए में अपघर्षक कणों को पकड़ने की योग्यता को व्यक्त करती है। पहिया बनाने के लिए कई तरह के बंधक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, लाइक विट्रीफाइड बॉन्ड, रबर बॉन्ड, सेलाक बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड। तो इन बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड का किस कंडीशन में हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे कि बॉन्ड से यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली उसका राइट आंसर जो है दे सको। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, सबसे पॉपुलर बॉन्ड जो आप लोगों को नजर आ रहा है जिसका जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड। यानी कि 90% जो व्हील बने होते हैं वह विट्रीफाइड बॉन्ड के बने होते हैं। और सर इसका रीजन क्या है कि विट्रीफाइड बॉन्ड के बने होते हैं? बिकॉज यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला बॉन्ड है। इसमें उच्च पोरोसिटी तथा सामर्थ्य होती है और उच्च दर से पदार्थ काटने वाले पहिए बनाते हैं। और स्पेशलिटी क्या है इसकी? सर इसकी स्पेशलिटी है कि यह जल, अम्ल, तेल या सामान्य ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। पोरोसिटी ज्यादा है तो पोरोसिटी क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी। पोरोसिटी क्या कर रही है, हीट को रिलीज करेगी। तो एक पॉइंट क्या हो गया कि ये ज्यादा हीट तक काम कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया सर, ये गीली अवस्था और सूखी अवस्था दोनों में कार्य करने योग्य होते हैं। ये दोनों इसकी स्पेशलिटी है और यही रीजन होने की वजह से ज्यादातर व्हील हम लोग विट्रीफाइड बॉन्ड के बनाते हैं। और इस विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील को, इस बॉन्ड को हम लोग वी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मार्किंग ऑफ द व्हील में वी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? विट्रीफाइड बॉन्ड को। नेक्स्ट यदि देखें सिलिकेट बॉन्ड, नेक्स्ट बॉन्ड की यदि बात करी जाए तो नेक्स्ट बॉन्ड हमारा क्या है, सिलिकेट बॉन्ड है। और सिलिकेट बॉन्ड को हम लोग एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? सिलिकेट बंधक मृदु कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए, तथा विट्रीफाइड की अपेक्षा कम कठोर होता है। इस कारण यह महीन धार वाले औजार या कटलरी के अपघर्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जहां पर हम लोगों को फाइन शार्प तीखा बनाना है और कोई हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, उनके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? सिलिकेट बंधक यानी कि सिलिकेट बॉन्ड का यूज हम लोग कर लेते हैं। अगला आता है हमारा सेलाक बॉन्ड। अगला हमारा कौन सा आ जाता है? अगला नेक्स्ट आ जाता है सेलाक बॉन्ड। और इस सेलाक बॉन्ड को हम लोग ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये लेटर लिखते जाइएगा। सेलाक बॉन्ड को ई लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका प्रयोग ये भारी कार्य हेतु बड़े व्यास के पहिए के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? जहां पर लार्ज डायामीटर व्हील की बात आती है वहां पर सेलाक बॉन्ड, और जहां पर स्मॉल डायामीटर वाले व्हील की बात आती है
वहां पर रबर बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, जहां पर लार्ज डायामीटर व्हील की बात करेगा वहां पर सेलाक बॉन्ड, और जहां पर स्मॉल डायामीटर वाले व्हील की बात करेगा या ग्राइंडिंग व्हील कटर की बात करेगा वहां पर रबर बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो दोनों को आपस में कंपेयर कर लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। जहां महीन परिष्कृति यानी कि फिनिश की आवश्यकता हो, उदाहरण के लिए मिल रोल्स का अपघर्षण करना हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? सेलाक बॉन्ड का प्रयोग कर लेते हैं। इसको ई लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रबर बॉन्ड, और इसका क्लियर बोला, दिस इज यूज्ड वेयर अ स्मॉल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड ऑन द व्हील एज इन द कटिंग ऑफ व्हील। डायरेक्टली यहां पे बोला है कि कटिंग ऑफ व्हील यानी कि जो व्हील हमारे पार्टिंग ऑफ करते हैं, पार्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, ऐसे व्हील बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? रबर बॉन्ड का प्रयोग कर रहे होते हैं, और इसको आर लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल डायामीटर व्हील बनाने के लिए रबर बॉन्ड का हम लोग जनरली प्रयोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेजोनाइट बॉन्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेटर के बारे में काफी बार आप लोगों से पूछा जाता है कि रेजोनाइट बॉन्ड को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स आर राइट आंसर दे देते हैं, जबकि आर लेटर हम लोग रबर बॉन्ड के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम लोग रेजोनाइट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इसको बेकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बात करता है रेजोनाइट बॉन्ड का, इसको हम लोग बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इसको बेकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? इनका प्रयोग उच्च गति वाले पहिए के लिए किया जाता है। कहां पर किया जाता है? हाई स्पीड वाले व्हील बनाने के लिए। कहां पर? दिस इज यूज्ड फॉर स्पीड व्हील्स। कहां पर गाइस किया जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। रेजोनाइट बॉन्ड या बेकेलाइट बॉन्ड जो कि हाई स्पीड व्हील के लिए जनरली प्रयोग किए जाते हैं। फाउंड्री में कास्टिंग की ड्रेसिंग करना हो या फिर अलग काम करना हो तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार के व्हील को प्रयोग में लाते हैं, या कटिंग ऑफ के लिए भी रेजोनाइट बंधक प्रयोग किए जाते हैं। काफी हद तक विकट परिस्थिति में ये मजबूत बने होते हैं, यानी कि काफी हार्ड व्हील होते हैं। यहां पर जो बॉन्ड प्रयोग किया जाता है वो हमारे एब्रेसिव कड़ों को काफी मजबूती से पकड़े हुए रहता है। तो ये हो गया रेजोनाइट बॉन्ड। तो ये हमारे बॉन्ड हो गए। एंड हम लोगों ने आज की इस क्लास में क्या समझा? हमने ग्राइंडिंग व्हील के कंप्लीटली स्ट्रक्चर को जाना कि वहां पर ग्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से खंडन करके मैंने आप लोगों को क्लियर किया। आने वाली जो क्लास होगी वहां पर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज यहां पे यदि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील की बात करें, यहां से कुछ ही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। या तो आप लोगों के कंस्ट्रक्शन से पूछेगा जो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लियर किया, या आप लोगों की मार्किंग से रिलेटेड पूछेगा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, या फिर आप लोगों से पूछा जाता है ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट के बारे में, या माउंटिंग के बारे में, या ड्रेसिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें जितनी भी बताई, इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आता है, और ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे होंगे। तो आई होप आज की क्लास से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।